नमस्कार, आप देख रहे हैं वी स्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। इस देश में बेरोजगारी को खत्म करना है, ये मोदी सरकार का मिशन है और मिशन 2024 के पहले इस तरह की घोषणाएं होंगी। लेकिन क्या कारण है कि कुछ महत्वपूर्ण घोषणाओं के बाद इस देश में बवाल हो जाता है, उपद्रव हो जाता है, आंदोलन का एक ऐसा स्वरूप बन जाता है जिसमें सिर्फ आग ही आग दिखाई पड़ता है, लाठी डंडे और पत्थरबाजी का एक दौर शुरू हो जाता है। इस पर भी सरकार को विचार स्पष्ट हो चुका है कि अग्निपथ योजना वास्तव में आगे बढ़ेगी। और अगर यह अग्निपथ योजना आगे बढ़ने जा रही है तो मायने समझिए कि सरकार उन सारी मांगों को मानने को तैयार है, लेकिन इसके पीछे जो राजनीति हो रही है उसको लेकर के सरकार झुकने वाली नहीं है, क्योंकि युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देना है, सीमा पर प्रहरी बनाना है, क्योंकि अग्निपथ में चलना है तो अग्निवीर तो बनाना होगा। सरकार इस बात को लेकर के अब अपने मंशा और अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं और वो ये है कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली से एक बड़ी घोषणा की है। पीएम ने इंटीग्रेटेड ट्रांजिट कॉरिडोर का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने प्रगति मैदान टनल का उद्घाटन करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा बयान दिया है। अग्निपथ बवाल के बीच पीएम का एक बड़ा बयान जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस बयान में उन्होंने कहा कि नए काम करने पर मुसीबत झेलनी पड़ती है। जो मुसीबत 5 दिन से सरकार झेल रही है वो सबके सामने है। हम बिना रुके काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ये प्रधानमंत्री ने इरादा जाहिर कर दिया है। ये आज का नया भारत है, ये प्रधानमंत्री ने कहा है। जो हम आपको अभी बता रहे थे कि प्रधानमंत्री ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि सरकार पीछे नहीं हटने वाली, क्योंकि जो मांगे कुछ जायज थी, हो सकता है कि कुछ कमी रह गई हो, उसको मानते हुए अग्निपथ योजना आगे बढ़ाई जाएगी। क्योंकि सेना प्रमुख ने 2 दिन पहले ही ऐलान कर दिया था कि इसके संदर्भ में सारी बातें नोटिफिकेशन के जरिए स्पष्ट कर दी जाएंगी और सेना के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। अगले साल अग्निपथ पर अग्निवीर तैनात मिलेंगे, यहां तक की घोषणा हो गई है। और आज रविवार को वायुसेना ने भी अपने वेबसाइट पर बाकायदा अग्निपथ अग्निवीर योजना को लेकर के कुछ नई छूट और नए स्कीम के तहत उन बातों का जिक्र कर दिया है जो रोजगार के तहत युवाओं को अग्निपथ पर अग्निवीर बनाने के तहत आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और उससे उनको फायदा होगा। ये वायुसेना ने भी स्पष्ट कर दिया और कुछ ही समय में नौसेना ने भी ये बात करनी है। और हम आपको बता दें कि वायुसेना प्रमुख, थल सेना प्रमुख और नौसेना प्रमुख भी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत बड़ी बातें करेंगे इसके संदर्भ में और स्पष्ट करेंगे वो बादल जो इस समय घुमड़ रहे हैं, वो अंधियारा या वो धुआं जो इस समय पूरे देश में फैला हुआ है अग्निपथ योजना को लेकर के, वो सब कुछ साफ किया जाएगा और योजना आगे बढ़ेगी। इससे पहले कि वो सारी घोषणाएं हों, हमारे कुछ पूर्व सेना के वरिष्ठ अधिकारी और विशेषज्ञ सामरिक मामलों के जानकार
इस पूरे मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज एवी स्टार न्यूज पर उपलब्ध हैं। हम उनका तारुफ कराना चाहेंगे। कर्नल शैलेंद्र, रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र इस समय के जाने माने सामरिक मामलों के जानकार हैं, और कर्नल ब्याला जो कि सामरिक मामलों के साथ साथ राष्ट्रवादी चिंतक हैं, वो भी हमारे साथ इस समय उपलब्ध है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। और इसके पहले कि इनसे हम बातचीत शुरू करें, हमारे साथ कर्नल टीपीएस त्यागी, रिटायर्ड, वो भी जुड़ रहे थे लेकिन किन्हीं कारणों से जुड़ नहीं पाए, लेकिन अपनी बात को हमारे तक भेजें, आपको हम सुनवाएंगे। और सामरिक मामलों के जानकार इस समय हमारे साथ उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी अपनी पूरी बात, अपने पूरे विचार को हमारे पास भेज दिया है, उनको भी हम सुनवाएंगे। उनका नाम है गुलरेज शेख। उनसे भी हम तारुफ कराते हैं क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं और सेना के रणनीतिक मामलों के भी वो विशेष रूप से जानकारी रखते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल कर्नल शैलेंद्र आपसे, जो कुछ भी 5 दिन से हुआ वो आपने देखा, कमियां भी आपने देखी होंगी, अच्छाई भी आपने देखी होगी, नई राह के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर है। अगर हम 5 दिन को देखें तो उसमें कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है, आप बढ़िया से बढ़िया स्कीम ले आइए, बढ़िया से बढ़िया अपॉर्चुनिटी ले आइए, एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, बॉटम लाइन उसको कहते हैं। तो उसका निचोड़ क्या निकला कि 5 दिन से हम डिस्टर्ब है, हमारा देश डिस्टर्ब है, हमारा वो यूथ डिस्टर्ब है, हमारी वो सोसाइटी डिस्टर्ब है, मारकाट मची हुई है, तोड़ फोड़ मची हुई है। आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि एज अ इंडियन मुझे इस पर गर्व होना चाहिए कि कोई भी स्कीम, चाहे वो कितनी भी बेनिफिशियल हो, वो इस तरह से रिजल्ट लेगा, ये तो हमें मानना पड़ेगा। अब आगे बात, उसको अगर हम इवेलुएट करें, उसको इवेलुएट से पहले मैं ये जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपने बीच में वर्ड इस्तेमाल किया कि कुछ जो अपने आप को डिफेंस एक्सपर्ट कहते हैं, उनका सीमा पर लगे प्रहरी होने का भी कुछ रिलेटेड डाउट है कि क्या अग्निवीर अच्छे होंगे, बुरे होंगे। ये ज्यादा जरूरी बात है कि हम उन सभी डिफेंस एक्सपर्ट से ये जरूर कहना पसंद करूंगा, कृपया कर कंसिडर करें, क्या फौज अपने लोगों को ट्रेन नहीं कर पाई? हम उस फौज को बिलोंग करते हैं। आप और मैं जब फौज में आए थे तो क्या हम ट्रेंड थे? फौज की काबिलियत के ऊपर डाउट बिल्कुल मत करिए। फौज एक अच्छा सिपाही ही बनाएगी। आप पत्थर भेजेंगे तो भी वो तराश कर उसमें से हीरा और सोना ही बनाएगी, चांदी और पीतल नहीं बनाएगी। ये पक्की बात है। सो प्रहरी बनने के लिए बॉर्डर्स के ऊपर ये आपका काम नहीं है, ये मेरी इंडियन आर्मी की ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट का काम है, मेरी पलटन का काम है, जिसके अंदर जाने के बाद मेरे खून में एक अलग ग्रीन कलर का उबाल आता है। आगे बात कि ये सब क्यों हो रहा है, ये जरूर इवैल्यूएट होना चाहिए। मुझे लगता है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि गवर्नमेंट ने अगर अच्छा काम किया है तो गवर्नमेंट को उस फलदार पेड़ की तरह होना चाहिए जो उसके ऊपर इतना बनाए कि वो झुक जाए। जी। वो झुकाव नजर आना चाहिए। गवर्नमेंट कैन बी हम्बल, गवर्नमेंट कैन नॉट बी एरोगेंट, कैन नॉट बी हाई हेडेड, जी हमने बढ़िया काम किया। मुझे लगता है इसमें बवाल आता ही नहीं अगर आपने आर्मी के जॉब्स को पॉलिटिसाइज कर एम्प्लॉयमेंट में कन्वर्ट कर दिया। आर्मी के जॉब्स वर नेवर एम्प्लॉयमेंट, दे वर नेवर जॉब्स। आर्मी में मैं भी जब आया था ये सोच के नहीं आया था कि हाँ जी मुझे सिर्फ जॉब चाहिए या मेरे लिए ये एक एम्प्लॉयमेंट है। ये मेरे लिए एक क्रेज था, ये मेरे लिए एक जुनून था क्या देखा जाए फौज। क्योंकि जो फौज मैंने अपने पिताजी के थ्रू देखी थी फौज में, मुझे लगा कि नहीं यार इसमें कुछ तो ऐसा है कि ये मुझे अट्रैक्ट करता है। जी। मुझे ऐसा जॉब अट्रैक्ट नहीं करता 12वीं क्लास बच्चे के लिए, दिस इज नॉट अ जॉब, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है ये भी कि फौज को अपने आप अपनी रिक्रूटमेंट पॉलिसी डिक्लेयर करनी चाहिए थी। गवर्नमेंट ने इसको शायद थोड़ा सा पॉलिटिकल गेन्स की वजह से, सेंसेशनलाइज करने की वजह से
इसको कुछ ज्यादा ही बड़ा रूप देता है और वो पॉलिटिकली ऑपोजिट पार्टीज ने एक्सप्लॉइट कर लिया। जी 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 जी। सो मुझे लगता है कि ये सारा बवाल इस वजह से ज्यादा हुआ है, जिसको एनकैश कौन कर रहा है? एनकैश कर रहा है वो मिसगाइडेड एलिमेंट। एनकैश कर रहा है वो वेटिंग में जो चलता आ रहा है, जो वेटिंग में चलता आ रहा है आरएसआई, हमेशा वेटिंग में चला आ रहा है चीन कि भैया इनकी इकोनॉमी बर्बाद हो अपने इंटरनल डिस्टर्बेंस। सो इन सब लोगों ने इसको एक तरह से फ्यूल एंड फायर ऐड किया और मेरा जो यूथ है वो ये हमारे ही बच्चे हैं भाई दबे। और अगर हमारे ही बच्चे हमारे होते हुए मिसगाइड हो रहे हैं तो हार किसकी है? हार मेरी है, हार आपकी है, हार हमारी है कि हम अपने बच्चों को गाइड नहीं करते। बहुत महत्वपूर्ण बात की है सर, और बहुत टू द पॉइंट आप बात करते हैं, यही रोकूंगा क्योंकि इसी बात को हमें आगे बढ़ाना है। कर्नल ब्याला, कर्नल शैलेंद्र ने बहुत बड़ी बात कही है कि आर्मी के जॉब्स को एम्प्लॉयमेंट से जोड़ करके जो थोड़ा सा पॉलिटिसाइज किया गया, सेंसेशनल बनाने की कोशिश की गई, वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ। अदरवाइज स्कीम पर बहुत सवाल है नहीं। कर्नल बेला, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, कर्नल बेला की आवाज देखिए, कर्नल बेला की आवाज मिल रही है जी, बोलिए। बढ़ाइए, थोड़ी तकनीकी खामी आ गई थी, अब आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। कर्नल ब्याला सर, आप अपनी ब्याला सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? धरने पर बैठे जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को दैनिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में। कर्नल ब्याला भी अपनी बात को रखना चाह रहे हैं क्योंकि कर्नल शैलेंद्र बहुत महत्वपूर्ण पक्ष को आगे बढ़ाए हैं और जो शायद अभी स्टार न्यूज पर एक बड़ी परिचर्चा है कि किस तरीके से आर्मी का जो जॉब है और ये जो नई योजना है वो पॉलिटिसाइज हुआ और इसमें एक सेंसेशन आया जिसको कि राजनीतिक दलों ने इसको एक तरह से जलेबी बनाने की कोशिश की, जिसके कारण से 5 दिन के दौरान पूरे देश में जो दंगा फसाद करने की कोशिश की गई, ट्रेनों को जलाने की कोशिश की गई, रास्तों को रोकने की कोशिश की गई, वो सब कुछ बातें अच्छी नहीं रही। लेकिन अब सरकार स्पष्ट रूप से ये कह चुकी है कि अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर देश के सीमा के प्रहरी बनेंगे। और कर्नल शैलेंद्र ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किसी भी अग्निवीर के अग्निपथ पर आ जाने के बाद उनको तराशने का काम सेना करेगी, वो यूनिट करेगी, उसको उसके ऊपर छोड़ दीजिए।
कोई शंका और आशंका मत पालिए, इस देश में जो सेना के लिए अपने को कुर्बान करने के लिए आगे आएगा उसको तराशा जाएगा, और उस सचमुच में जो भारत की सेना के गौरवमयी परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन करते हुए अपनी सेवाएं देगा, और साथ ही साथ अपना विकास करते हुए अपने परिवार का भी विकास करने में सक्षम होगा। यह कहना है कर्नल शैलेंद्र का। कर्नल ब्याला थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। चूंकि कर्नल शैलेंद्र ने अपनी बात रख दी, कुछ तकनीकी खामियां थी जिसके चलते कर्नल ब्याला की बात हमारे तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन उसी बात से हम आगे बढ़ाते हैं कि कर्नल ब्याला, क्या आपको लगता है कि सचमुच में थोड़ा सा सेंसेशनल मामला हो गया? अदरवाइज इस पूरे योजना में कोई ऐसी खामी नहीं थी। मैं अपनी बात आपके साथ रखता हूँ जी। सबसे पहली बात जो कर्नल शैलेंद्र ने कही वही बात मैं कहूंगा कि एक तो सेना को रोजगारी इसे नहीं जोड़ना चाहिए था, और इसकी जिस प्रकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तीनों चीज को उठा के, रक्षा मंत्री को उठा के जिस प्रकार एक घोषणा की गई कि वो आप जॉब जनरेट कर रहे हैं, हम जितने भी सेना के वरिष्ठ अधिकारी हैं हम हमेशा ये मानते हैं कि आर्मी इज नॉट अ प्रोफेशन, इट इज अ पैशन। हम सेना को हमेशा शौक बोलते हैं, रोजगार नहीं बोलते। और इसका जो राजनीतिकरण हुआ, और विरोधियों को तो हमेशा मौका मिलना चाहिए सरकार की आलोचना, उनका काम भी ये विरोधी दल है, तो उन्होंने इसको एक पॉलिटिकल इशू बना लिया। उन्होंने लगा सेना ने तो बड़ा रोजगार पैदा कर दिया। अभी 4 दिन पहले मोदी जी ने बोला था इतने लाख इतने करोड़ से हम रोजगार पैदा करेंगे। इस घोषणा का जो राजनीतिकरण किया गया, हेलो, हाँ, मैं सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ, क्योंकि सवाल उठ रहे हैं आप दोनों से, वो सवाल भी हम पूछेंगे जी। हाँ, वो गलत हुआ, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था, और विरोधी दल मौका पाते हैं क्योंकि मोदी सरकार की हुई अनेकों घोषणाएं, चाहे वो सीएओ रहा हो, एनएसी रहा हो, किसान आंदोलन रहा हो, वो उनको मौका मिलना चाहिए सरकार को के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करने का। एक बड़ा कारण ये है। दूसरा, हम लोग हिंदुस्तानी भाई, हम पे माइंड से बचे, हम लोग रेजिस्टेंस टू चेंज है। हम लोग जिस धरने से व्यवस्था चलती रहे हमको उसकी आदत है। हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, बहुत बड़ी बात कहा आपने, रेजिस्टेंस टू चेंज। हम किसी परिवर्तन को पसंद नहीं करते हैं। हम जिस धरने से काम चल रहा हो, अगर उस धरने से जरा भी हटो तो लोग कहते हैं अरे भाई ये कैसे होगा, है ना, और लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। अच्छा, जहां तक इस स्कीम को देखिए, कोई भी सेना हो विश्व की, देखो वो सेना का जो दायित्व है वो सेना के अधिकारियों के ऊपर है, बड़े अधिकारी के ऊपर है, पॉलिसी जो बनाते हैं उनके ऊपर है। सेना कैसे लड़ेगी, कैसे जीतेगी, कैसे खड़ी होगी, ये सेना का प्रोरोगेटिव है, ठीक है, ये राजनीतिज्ञों का नहीं है। और सेना कमजोर हो जाएगी। मैं सेना का बड़ा अधिकारी होने के नाते मैं सेना की कार्यप्रणाली को जानता हूँ। इस स्कीम को लाने के लिए सेना ने विस्तृत स्टडी की होगी, ये निश्चय है। सेना ने इसके प्लस और माइनसेस को भी देखा होगा। अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं, खबर यह भी आई कि करगिल के लड़ाई के बाद से ही इस तरह की योजना पर काम शुरू हो गया था। ऐसा नहीं है कि कोई आनंद फानंद में हो, एक भी खबर आ चुकी है। और ये भारत अकेला देश नहीं जहाँ ये नियम लागू है, ये विश्व की अनेक सेनाओं में ये नियम लागू है। और आप सोचिए, इजराइल जैसा देश है, इजराइल का हर नागरिक सैनिक है, बिल्कुल हर नागरिक सैनिक है। वो दुकान पे बैठा है और अगर सायरन बजता है इमरजेंसी का, वो बंदूक लेके जाता है लड़ने। और इजरायली आर्मी ने सारे जीते हैं। रेगुलर आर्मी के अलावा कंस्ट्रक्टेड आर्मी बोलते हैं, बिल्कुल, जो इमरजेंसी पे मूव करती है, वो आती है, जिसमें महिलाएं भी होती हैं, ब्याला सर, लड़ती हैं। और ब्याला सर, इजराइल का आप जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उससे भी बड़ा एक जिक्र किया, जैसे कर्नल शैलेंद्र ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की थी। अब आपकी महत्वपूर्ण बात से हम कर्नल शैलेंद्र से सवाल पूछेंगे। कर्नल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई व्यवस्था अगर बदल करके नए रूप में और नए तरीके से प्रेजेंट की जाती है तो वो जल्दी स्वीकार नहीं किया जा सकता।
नहीं, कोई भी नहीं चुका। तो नहीं बेला सर अब बहुत महत्वपूर्ण बात की है, इसको आगे बढ़ाने दीजिए। कर्नल शैलेंद्र सर, क्या सचमुच में एक बड़ा कारण है? मैं भी इससे सहमत हूं, ये सही बात है, क्योंकि सारे युवा सिर्फ यही बात कर रहे थे, बराबर यही बात करते रहे कि जो पुरानी व्यवस्था है उसी व्यवस्था के तहत पूरी बातचीत या पूरी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए। है तो इनके मनोभावों को समझकर सरकार कुछ अहम फैसले ले ताकि देश की सार्वजनिक संपत्ति बर्बाद और तबाह होने से बच सके। कि जिस तरीके से लोगों को बदली हुई व्यवस्था को एक्सेप्ट करने में बहुत मुश्किलें आती हैं, वही कारण है कि 5 दिन से इतना बड़ा बवाल हुआ। कर्नल शैलेंद्र सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? कर्नल शैलेंद्र सर, हम आपसे जुड़ते हैं, आप जुड़े रहिए, हम व्याला सर से उस बात को आगे बढ़ाते हैं और सवाल एक लेते हैं। व्याला सर, आप अपनी आवाज को देते रहिएगा। और सवाल यह है कि अब जो सेना की नई नई घोषणाएं हो रही हैं हर विंग की तरफ से, चाहे वो वायुसेना, जल सेना या थल सेना, क्या इसका जो कंपैरेटिव अगर वो देखा जाए, उसका जो प्रारूप है वो यही है कि 4 साल की ये योजना एज रिलैक्सेशन के बाद और जो सुविधाएं मिलेंगी उसके बाद ये यथावत जारी रहेगा और अग्निपथ पर अग्निवीर आगे बढ़ेंगे, इसमें अब कोई दो राय नहीं रह गया। सर, आप अपनी बात रखिए, तब तक हम कर्नल शैलेंद्र सर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। जी देखिए, दो पहलू जो मेन है जी, जो सेना के अधिकारियों के आपस में जो चिंता का विषय है जी, वो ये नहीं कि आंदोलन हो रहा है, ये देश है, आंदोलन होते रहेंगे। और लेकिन हमारी जो चिंता है, क्या हमारी सेना इस प्रारूप को स्वीकार करेगी और इसमें सशक्त बनी रहेगी? क्या हमारी जो लड़ाई की क्षमता है उसमें कोई कमी तो नहीं आएगी? हमारी चिंता वहां है, हमारी चिंता सड़कों पे आग जलाने वालों से नहीं है। ये करते रहेंगे, असामाजिक तत्व समाज में है, करते रहेंगे। और ये आने वाले समय में ये जब नियम पूरी तरह से लागू होगा, हेलो जी, उसमें आने वाले समय में 50% सेना स्थायी होगी और 50% अस्थायी होगी। कर्नल व्याला सर, आप अपनी बात को आगे रखिए, लेकिन उसके पहले जो तकनीकी खामी है उसके कारण हम आपसे संपर्क फिर कर रहे हैं, आप जुड़े रहिए। लेकिन इतना स्पष्ट है कि जिस तरीके की बात आप दोनों कह रहे हैं, शायद ये बातें अगर प्रभावी रूप से लागू की जाती और उसको आगे बढ़ाया जाता और इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश न की जाती तो ये स्थिति ना होती। लेकिन इस देश में जब भी कोई नई योजना लाई जा रही है, वो रोजगार से संबंध हो, वो कृषि से संबंध हो, उसके प्रेजेंटेशन के बाद 1-2 दिन मंथन चलता है और उसके बाद फिर इस देश में आंदोलन, और आंदोलन नहीं उपद्रव, और इस उपद्रव के सहारे सिर्फ एक ही कोशिश होती है कि सरकार को किसी तरीके से झुका दिया जाए। जबकि शैलेंद्र सर, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अगर किसी पेड़ में फल लग जाते हैं और फल अधिक संख्या में लगते हैं तो पेड़ झुक जाता है, और झुकता वही है जिसके अंदर ताकत होती है, शक्ति होती है। गवर्नमेंट अगर मजबूत है तो उसको लोकतंत्र में अगर जरूरत है तो थोड़ा झुक भी जाना चाहिए। और सरकार अगर कृषि कानून के संदर्भ में ऐसा करने के लिए आगे आई तो अग्निपथ अग्निवीर योजना को लेकर के भी सरकार ने ऐसा ही किया। और इसके ये मायने नहीं कि मोदी सरकार झुक गई, कमजोर थी, इसलिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने साफ कर दिया है कि नए काम में इस तरह के विरोध को सामना करने के लिए हम तैयार हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते रहेंगे,
हम रुकेंगे नहीं। कर्नल शैलेंद्र, आपने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही और कर्नल व्याला आपने भी बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और वो ये कि इस योजना के तहत सेना को जो भी कुछ दिया जाएगा, जो आदेश और निर्देश होगा, उसके तहत सेना अपना काम करेगी और अग्निपथ योजना जिसके तहत तैयार अग्निवीर देश की सीमा के प्रहरी तो बनेंगे ही, साथ ही अपने विकास और अपने परिवार के विकास के साथ समाज के विकास में भी अपना योगदान देंगे। अब रही उनके रिटायरमेंट के बाद, उनके आर्थिक जरूरतों की बात, उनके भविष्य की बात, तो इसके संदर्भ में भी अर्धसैनिक बलों ने, सेना ने, सरकार ने, राज्य सरकारों ने पूरी तरीके से स्थिति को स्पष्ट करना शुरू कर दिया और लगभग कर दिया है। जब किसी योजना को हम सामने लाते हैं तो उसको सामने लाने पर हो सकता है कुछ इस तरह की कमियां रहें। लोकतंत्र में उन कमियों को बताना और उन कमियों को बताने के बाद उसका निराकरण किया जाना, ये दोनों एक बड़ी जरूरत होती है। लेकिन आप अग्निपथ पर अग्निवीर बनने जा रहे हैं, सेना में शामिल होकर के सीमा के प्रहरी बनने जा रहे हैं, और ट्रेन, बसों और लोगों की आवाजाही को रोकना अगर धर्म समझ लिया है, तो इस अग्निपथ पर आप अग्निवीर कैसे बनेंगे? आप भी तो वही पत्थरबाज हैं, वही पत्थरबाजी कर रहे हैं जो कुछ लोग धर्म के एक विशेष काम को करने के बाद, भगवान से आराधना करने के बाद पत्थरबाजी कर रहे हैं। और आप में और उनमें कोई अंतर नहीं है, आप चाहे जो हो। इस देश में ये जो प्रथा और ये जो तरीका चल चुका है, इसका विरोध किया जाना चाहिए। आप देश में अग्निपथ के रास्ते पर अग्निवीर बनेंगे तो आप कोई एहसान नहीं कर रहे हैं देश के लिए। हमारे में से 135 करोड़ की आबादी में कोई एहसान नहीं कर रहा है, क्योंकि मां भारती का कर्ज है हम सब पर, और उस कर्ज को अदा करने के लिए हम आगे आते हैं, अपने खून को बहाते हैं। तो इसका गर्व होता है इस देश के लोगों को अगर आप अग्निपथ पर अग्निवीर बनने जा रहे हैं। लेकिन इसके ये मायने नहीं कि आप देश की सार्वजनिक संपत्ति को जलाएं और इसका समर्थन किया जाए इसलिए कि लोकतंत्र में आंदोलन के जरिए बात मनवाया जाता है। यह एक परंपरागत तरीके से जो बात सिद्ध करने की कोशिश की जाती है, आंदोलन का कोई स्वरूप होना चाहिए। शायद इस पर विचार करने की जरूरत अब उन युवाओं को भी है, उन अग्निवीरों को भी है जो अग्निपथ के रास्ते पर जाकर के देश की सेवा करना चाहते हैं। कर्नल शैलेंद्र और कर्नल व्याला एक बार फिर हमसे जुड़ चुके हैं। कर्नल शैलेंद्र, हमने आपसे सवाल यही किया था कि क्या बदलाव के साथ किसी नई योजना को शुरू जब किया जाता है तो यह देश जल्दी स्वीकार नहीं कर सकता, नहीं कर पाता, इसके पीछे कारण क्या देखते हैं आप? कर्नल शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कर्नल शैलेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? कर्नल शैलेंद्र मुझे नहीं सुन पा रहे हैं। लेकिन कर्नल व्याला, आप इस बात को आगे रखें। इसके पहले कि मैं अपनी बात को और आगे बढ़ाऊं, संपर्क मेरे से नहीं हो पा रहा है, उसके पहले कि हम, कर्नल शैलेंद्र आप मेरी बात सुने, इसके पहले मैं कर्नल टीपीएस त्यागी की वो बात जो उन्होंने हमें रिकॉर्ड करके भेजी है, क्योंकि वो हमारे साथ जुड़ना चाहते थे, उन्होंने क्या कुछ कहा और राजनीतिक मामलों के जानकार और भाजपा के नेता गुलरेज शेख ने अपने विचार किस तरीके से व्यक्त किए, हम आपको सुनवाते हैं। वीर योजना जो सरकार ने अभी लाई है, हम समझते हैं कि वो हर दृष्टि से लाभदायक है। सबसे पहले तो उन युवाओं की दृष्टि से जो फौज में जाने का मादा रखते हैं, जो फौज की वर्दी पहनना चाहते हैं, 17 से 21 साल के उन युवाओं को केवल 10वीं पास होने के बाद ये अवसर प्राप्त होगा। सेना के लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। अगर सेना को एक तलवार कहा जाए और उस तलवार की मुठ जनरल हो और वो तलवार सेना हो, तो उसकी जो धार है, जो वैनगार्ड है, वो ये युवा होंगे जिन्हें हम अग्निवीर कह रहे हैं। और फिर सरकार के लिए भी ये फायदेमंद है, क्योंकि 1 लाख करोड़ से ज्यादा पैसे जो पेंशन में देने पड़ते थे वो अब बचेंगे और वो देश के काम आ सकते हैं। और सबसे बड़ा फायदा देश को होगा 2 कारणों से। पहला तो ये कि देश में जब भी कोई
प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा आती है, फौज को बुला लिया जाता है। 135 करोड़ के हिंदुस्तान में केवल 13 लाख की फौज वो अपना काम भी करे और आपदा की स्थिति को नियंत्रित भी करे। कोई तो खास बात फौज में होगी, और जो खास बात है वो है उनकी कर्तव्य निष्ठा, उनका प्रशिक्षण, उनका अनुशासन और उनकी ईमानदारी। और ये जो सारी चीजें हैं ये इन अग्निवीरों में भी 4 साल में आ जाएंगी। अब कल्पना कीजिए कि हर साल 40,000 ऐसे अग्निवीर अगर देश को प्राप्त होंगे तो देश का एकीकरण और चरित्र निर्माण स्वतः ही प्रारंभ हो जाएगा। और दूसरी बात, कल्पना कीजिए कि 60 से 70,000 सिपाही हर साल सेवानिवृत्त होते हैं, और उसके साथ ये सिपाही भी जो अग्निवीर हैं ये भी निवृत्त हो जाएंगे। और फिर अगर इनमें से कुछ को कश्मीर के बॉर्डर पे सरहद पर थोड़ी बहुत जमीन देके कृषि की वहां बसा दिया जाए तो मजाल है कि कोई किसी किस्म का ड्रग स्मगलर या आतंकी घुसपैठ हो पाए, और तब फिर कश्मीरी पंडित भी मनोबल बढ़ जाएगा उनका, वो भी वहां जाने को तैयार हो जाएंगे। फायदे ही फायदे हर एंगल से। कुछ लोग ये कहते हैं कि साहब ये जो सिपाही हैं ये अपरिपक्व होंगे। मैं 1 महीने की सर्विस में मुझे वीर चक्र दिया तो ये कहना कि लंबी सर्विस ही उसकी काबिलियत का पैमाना है, ये गलत है। और दूसरी बात कि जो भी प्लानिंग, वारगेमिंग, अटैक की रणनीति ये तैयार करने का काम ऑफिसर्स का है, सिपाहियों का नहीं है। सिपाही काम बताते नहीं है, काम करते हैं। लिहाजा ये इनको जो काम बताया जाएगा, इनको एम्बुश की ट्रेनिंग, पेट्रोलिंग की ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग और ड्रिल और ये सब चीजें सिखाई जा सकती हैं बड़े इत्मीनान से 6 महीने के अंदर। लिहाजा दिस policy is good from any stretch of imagination. तो आपने सुना रिटायर्ड कर्नल टीपीएस त्यागी क्या कुछ कह रहे थे, क्योंकि वो एबी स्टार न्यूज के लाइव डिबेट में जुड़ना चाह रहे थे, किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए, तो उन्होंने अपने पूरे विचार हमारे सामने रखे जिसे हमने आपको सुनाया। एक बार फिर कर्नल टीपीएस त्यागी तो हमारे साथ नहीं, लेकिन उनकी बात आपने सुन ली है। अब कर्नल व्याला और कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो किन्हीं कारणों से बीच बीच में तकनीकी खामियों के कारण नहीं जुड़ पा रहे थे। एक बार फिर कर्नल शैलेंद्र, बात वहीं से हम शुरू करेंगे कि इस देश में जो कुछ भी नया होता है, व्यापक होता है, नए अंदाज में स्वीकार करने में लोगों को बड़ी मुश्किलें आ रही हैं। पॉलिटिसाइज तो ये भी है सर, किया क्या जाए? दिवाकर सर, अगर आप बुरा ना माने और इजाजत दे तो छोटी सी अर्ज करूंगा जी। कर्नल टीपीएस त्यागी हमारे साथ नहीं है, ये कभी नहीं होगा, वो हमेशा हमारे साथ है। जी 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 जी। मैंने ये जानबूझकर इसलिए बोला है क्योंकि हर चीज का मतलब हम कैसे निकालें ये तो हमारे ऊपर है ना जी। यही हुआ है स्कीम में जी। स्कीम का एम अपने आप में बड़ा अच्छा था। फौज ने इसे इवैल्यूएट किया था, ऐसा हो नहीं सकता कि बिना इवैल्यूएशन जी जी। और बाय द वे हर वो नई चीज जो आएगी उसमें कुछ खामियां भी होंगी और उन खामियों को फौज अपने तरीके से ठीक करेगी। जी। आपकी बात को आपने जिंदगी में शायद पहली बार काट रहा हूँ। आपका कहना है कि जो ये मिसगाइडेड एलिमेंट्स है, पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये अग्निवीर कैसे बनेंगे? आप भेज दीजिए हमारे पास, हम बना देंगे और हम ऐसा अग्निवीर बनाएंगे इन्हें पूरी दुनिया को सिर्फ इनके अंदर की अग्नि दिखाई देगी। ये है फौज की काबिलियत जी। मैं आपको बड़ी कॉन्फिडेंस, मैंने इसलिए बोला कि अगर आप हमारे पास पत्थर भी भेजेंगे ना तो हम उसे भी सोना और चांदी और हीरे में कन्वर्ट कर देंगे। तो साउथ इंडियन आर्मी पर हमें नहीं होना चाहिए। मैंने इसीलिए बात करी कि जो हमारे और जो एक्स-फौजी है इनके जो कंसर्न है, अब जैसे एक बढ़िया सा कंसर्न सब लोगों ने रेज किया नाम, नमक और निशान का, ये बहुत बड़ी बात चली। मुझे ये बताइए अग्निवीर का नाम, नमक, निशान से संबंध क्या है? तो मुझे समझा दे भाई। नाम, नमक, निशान मेरी रेजिमेंट का होता है जी। रिक्रूटमेंट में मुझे नहीं पता था, एज ऑफिसर भी नहीं पता था जी। दूसरी बात जो आ रही है कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कम है, ऐसा पहली बात तो नहीं हो रहा कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कम है जी।
जी। जो अभी 2002 और 4 में जो ट्रेनिंग सेंटर्स में एकदम से कर्टेल करी गई थी ट्रेनिंग को, 6 महीने की करी थी, तो वो सारे फौजी बेकार रहे। देखिए, फौज में ये काबिलियत है कि वो अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने फौजी को ट्रेन कर देगा। बहुत महत्वपूर्ण बात कर्नल शैलेंद्र आपने कही है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि फौज अपनी जरूरत के मुताबिक सब कुछ कर लेगा और हम पत्थर को भी तराश करके उसे खूबसूरत मूर्ति के रूप में तब्दील कर लेंगे, अर्थात जो अग्निपथ पर आएगा वो अग्निवीर बनेगा। और सेना की इस काबिलियत पर, हमारे सैन्य अफसरों पर हमें पूरा भरोसा है और पूर्व सैन्य अफसरों पर भी इसलिए भरोसा है कि उनके अनुभव वर्तमान सेना की ताकत में 4 चांद लगाते हैं, हमें उस पर भी भरोसा है। और इसलिए इस देश में 5 दिन तक जो बवाल चला है उसके बीच पूर्व सेना के अधिकारी और जवान समय समय पर आकर के अगर मीडिया, सोशल मीडिया पर अपने विचार रखते रहे, उसको भी सामने लाने की कोशिश की गई। और इसमें साफ है कि दोनों, इन सब ने यह माना कि कहीं न कहीं से दोनों तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं कि किसी भी चीज को पॉलिटिसाइज करने के पहले थोड़ा सोचना चाहिए। विपक्ष को बिना वजह इसको मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए, लेकिन यूथ्स को भी अगर अग्निवीर बनना है तो उसके पहले अग्निपथ पर जाकर के और बॉर्डर पर कुछ करिए। इस देश की सार्वजनिक संपत्ति को जला करके जो आप अपनी ताकत दिखा रहे हैं वो सचमुच में बहुत कच्चे घड़े के रूप में इस देश के यूथ ने भी जो कुछ भी करने की कोशिश की है, ऐसा कहा जाएगा कि उसने किया, क्योंकि संयम भी जरूरी होता है। और एक फौजी कितना संयम रखता है और उसे गुस्सा भी तब आता है जब देश की रक्षा की बात हो, इसके पहले वो बहुत शांत होता है। इसलिए सैन्य अधिकारी जब ट्रेंड किए जाते हैं तो बहुत कुछ उनकी परीक्षा होती है और शायद यही कुछ कर्नल शैलेंद्र और कर्नल व्याला कहने की कोशिश कर रहे हैं। लास्ट सवाल सर आपसे, आप दोनों से सबसे पहले हम कर्नल शैलेंद्र सर आपसे लेना चाहेंगे। ये योजना तो अब आगे बढ़ेगी, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं, विपक्ष भी अपनी राजनीति करके जितना कुछ खेल खेलना था वो खेल लिया है। इस अग्निपथ और अग्निवीर योजना के तहत भारत की भावी सेना का जो स्वरूप होने जा रहा है उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सर बहुत ही संक्षिप्त में इस बात को रखिए सर। अगर मुझे सिर्फ 2 लाइन में, मुझे सिर्फ 2 लाइन में अगर इस बात को बोलना हो तो मैं सीधी सीधी ये बात कहूंगा कि गवर्नमेंट शुड बी हम्बल टू अंडरस्टैंड दी पब्लिक। आप पब्लिक के पास वो चीज दीजिए जो उसे समझ आए। आपकी बड़ी लैंग्वेज हमें समझ नहीं आता, हर एक चीज को सेंसेशनलाइज करना अपने आप में ताकत नहीं है, आपकी कमजोरी है। समझिए इस कमजोरी को और इस कमजोरी से उतर आइए। जी। तीसरी बात, लोगों का कहना कि 21 साल का जवान क्या अपनी जिंदगी देगा या नहीं देगा देश के नाम पर, क्योंकि उसे मालूम है उसने 4 साल किया है। तो ये बता दीजिए, जब योगेंद्र यादव को परमवीर चक्र मिला था क्या उम्र थी? संजय सिंह को जब मिला था क्या उम्र थी? अब्दुल हमीद की क्या उम्र थी? ये सब 20, 22, 23, 24 साल के लोग। देखिए, जब आप अपनी रेजिमेंट में ज्वाइन करते हैं, मैंने आपको बोला आपका खून बदल जाता है, वहां आपके अंदर खून आता है नाम नमक का। इसलिए कृपया कर ये पॉलिटिक्स करिए, पॉलिटिकल कर, इसमें अच्छी चीजें बाहर लाइए। कैसे आप मान सकते हैं कि 4 साल के बाद पेंशन होनी चाहिए? कौन देगा पेंशन? मैं तो कहूँगा जरूर दीजिए। क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, स्मार्ट आर्मी का, स्मार्ट कंट्री का मतलब क्या है कि हम एक अच्छी आर्मी रखें एट इकोनॉमिकल कॉस्ट। एक कॉस्ट आर्मी बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी कॉस्ट से हम मॉडर्नाइजेशन कर पाएंगे, अदरवाइज आप करेंगे कैसे? आप अगर सिर्फ आपके फौज पेंशन ढूंढने के लिए करते हैं तो शर्म आनी चाहिए। अगर कोई एमबीए ढूंढ रहा है, आप जॉब ढूंढिए, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि आपके लिए एम्प्लॉयमेंट चल रही है आपके। मैं कंप्रोमाइज करने को तैयार हूँ कि चलिए आपने फौज को एक एम्प्लॉयमेंट सोर्स बना दिया, लेकिन आप क्या इसलिए जॉब कर रहे हैं? आज की पेंशन बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको आपकी जिंदगी की कोई गारंटी है? आप पेंशन
पेंशन लेंगे। ये तो मतलब बड़ी चीप हरकत करती है। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात। और एक रिटायर्ड कर्नल की ये व्यथा है, आक्रोश है, और सैनिक और सैन्य अधिकारी इसी तरह से नाराज होता है, बहुत आराम से बातों को समझाते हुए, और जहां सचमुच में जरूरत है कि नाराज होना चाहिए, वो कर्नल शैलेंद्र अपने भावों से व्यक्त कर रहे हैं। कर्नल व्याला, अंतिम प्रतिक्रिया, देश के भावी आर्मी का स्वरूप क्या देखते हैं? क्योंकि अब अग्निपथ पर अग्निवीर आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये बताना चाहता हूं। हेलो जी जी, आप बोलिए सर, आप बोलिए। जी, मैं अपने सेना के भविष्य को लेकर पूरी तरह सुनिश्चित हूं। हम जैसे कर्नल शैलेंद्र ने कहा, हमारी मेन कंसर्न है क्या हमारी युद्ध लड़ने की क्षमता बनी रहेगी, और मुझे पूरा विश्वास है बनी रहेगी। आने वाले समय में 50% सैनिक स्थायी होंगे और 50% सैनिक अस्थायी होंगे, जो आएंगे और अपना कार्यकाल पूरा करके जाएंगे। जहां तक सेना की क्षमता का प्रश्न है, वो सेना की क्षमता बनी रहेगी। और एक बात कर्नल शैलेंद्र ने कही, वो हम सब लोगों के, लेकिन सैनिक अधिकारियों के विचार बहुत है, एक ही है, यह जो पेंशन और इससे जो पैसा बचेगा उससे आधुनिक हथियार आएंगे, उससे सेना का मॉडर्नाइजेशन होगा। क्योंकि सरकार तो सेना को एक फिक्स बजट देती है ना, अगर उस बजट का 75% हम पेंशन पे ही देंगे तो हम हथियार क्या खरीदेंगे, हम टैंक क्या खरीदेंगे, हम हवाई जहाज क्या खरीदेंगे। तो यह बड़ा लॉजिकल प्रश्न है, बड़ा लॉजिकल सवाल भी है कि भाई आप क्या सेना में पेंशन लेने के लिए आए हो, कैंटीन की दारू लेने के लिए आए हो, लड़ने के लिए आए हो, है ना? कार्ड चाहिए, कैंटीन की दारू मिल जाए, ऐसा नहीं होता है, ऐसा होगा भी नहीं। अच्छा, और इन्होंने भी जिक्र किया, मैं भी वही जिक्र करूंगा, जब बासठ की लड़ाई लगी थी, ईसी कमीशन आया था ना, इमरजेंसी कमीशन। इमरजेंसी कमीशन के बाद वही अधिकारी जब बाहर आए थे, वो हमारे उत्तर प्रदेश में एक बहुत चर्चित आईएएस अफसर हुए भूरेलाल। जी भूरेलाल सेना के अधिकारी थे, सेना के अधिकारी थे। ऐसे में 100 नाम गिना सकता हूँ जो सन 62 की लड़ाई में सेना में आए, 3 साल बाद चले गए और अपने अपने फील्ड के महारथ बने हो। अगर आप में क्षमता है, आप बाहर जाके भी नाम कमा सकते हैं, काम कर सकते हैं। सेना रोजगार की गारंटी नहीं है, ये एक बात बहुत बड़ी है। सेना एक प्रोफेशन नहीं है, एक पैशन है। आप में लड़ने की क्षमता, आप में करने की क्षमता है तो आप आइए, आपको लगता नहीं है तो मत आइए। अभी आने वाले समय में देखिएगा, जब ये भर्ती शुरू होगी ना, देखिएगा भीड़ कितनी आएगी। देखिए, एक भारत में प्रादेशिक सेना होती है, टेरिटोरियल आर्मी बोलते हैं उसको। वह लोग जो सेना में रेगुलर भर्ती नहीं हो पाते हैं, वो अपने उस शौक को पूरा करने के लिए टेरिटोरियल आर्मी में आते हैं, और वो उस टेरिटोरियल आर्मी जो अपनी प्राइवेट लाइफ पे, कोई फैक्ट्री ओनर है, कोई दुकानदार है, कोई बैंक का आदमी है, उस टेरिटोरियल आर्मी ने जेएनके में, कश्मीर में युद्ध के समय में वो जो सिविल से आए हुए पार्ट टाइम सैनिक हैं, उन्होंने सेना में योगदान दिया है। हमारे यहाँ ईसी कमीशन है, आज भी शॉर्ट सर्विस कमीशन है, आज भी टेरिटोरियल आर्मी है। और जैसा कर्नल शैलेंद्र ने कहा, आप गधा भेज दो, आदमी बना दिया जाता है फौज में। फौज की ट्रेनिंग ऐसी होती है, हमारे इंस्ट्रक्टर थे सूबेदार गुरंग, कहते थे तुम बंदर का बच्चा है, हम तुमको इंसान बनाएगा। हम लोग जो फौज में आते हैं तो हमारे उस्ताद कहते हैं तुम बंदर का बच्चा है, तुमको हम इंसान बनाएगा, तुमको सोल्जर बनाएगा। तो उसकी चिंता नहीं करनी है। फौज अपने जिस दिन रिक्रूटमेंट करके ट्रेनिंग सेंटर में गया, 6 महीने में उसको सैनिक बन जाएगा, और सैनिक बनने के बाद जिस वर्दी पहनेगा, जो उस रेजिमेंट का होगा, उस रेजिमेंट की कसम खाएगा। हम लोग जो हम लोग अपने रेजिमेंट की बात करते हैं, वो हम आज भी सेना में, हम कुछ भी हो, पंजाबी हो, सिख हो, कुछ भी हो, लेकिन जब हम जिस रेजिमेंट की वर्दी पहनते हैं, हम उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं। और हमको ये लगता है सेना की काबिलियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि सेना की काबिलियत बढ़ेगी, कम नहीं होगी। और सैन्य अफसरों का, रिटायर्ड सैन्य अफसरों का यह दावा है कि पत्थर को भी तराश करके हम उसको आदमी बना देंगे, और यही नहीं, अग्निपथ पर अग्निवीर बनाएंगे, क्योंकि भारतीय सेना का ये गौरवमयी इतिहास है, गौरवमयी परंपरा है, वहां पर कोई कमी नहीं आएगी। यही नहीं, हमारे सैनिक ताकत बढ़ेगी, इसलिए अग्निपथ पर अग्निवीर तो आगे बढ़ेंगे।
लेकिन जिस तरीके से इसको पॉलिटिसाइज कर करके देश के कई राज्यों में आग जलाने की कोशिश की गई है, तूफान लाने की कोशिश की गई है, वो भी अब सब कुछ बेमानी साबित हो जाएगा। लेकिन सरकार को भी समझना होगा कि हर कुछ बात को अपने ताकत को बढ़ाने के लिए, अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए हर एक समय उसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई प्रेजेंटेशन कुछ ऐसा कुछ आगे रख देता है जिसके कारण सही बात लोगों तक नहीं पहुंच पाती और आशंकाओं के अंधेरे में घिरने के बाद वही स्थिति बनती है जो पिछले 5 दिनों से बनी थी। लेकिन प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद और रिटायर्ड फौजियों और फौजी अफसरों की बात के बाद अब यह साफ हो गया है कि हिमवीर, माफ करिएगा, अग्निपथ पर अग्निवीर आगे बढ़ेंगे। जी हां, हिमवीर भी बनेंगे, लेकिन सेना के अफसरों और सेना की गौरवमयी परंपरा के इतिहास का निर्वहन करते हुए उन्हें ऐसा तरासा जाएगा कि वो 4 साल में ही भारत मां की वो सेवा करेंगे जिसकी इस समय फिलहाल दरकार है। एवी स्टार न्यूज में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज, क्योंकि यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। धन्यवाद। आप दोनों